नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नटसट अध्ययन में PYQ क्वेश्चन सीरीज। यह आज हम 81 क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व का जो भी प्रश्न थे वह हमने कल के वीडियो में देखे हैं और आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम लगाइए। तो सही अनुक्रम है बकरी जो है 1974 सरसुर दयाल सक्सेना का है। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष का नाटक है। देहांतर 1987 यह आचार्य नंदकिशोर का है। और भूख आग है यह 1998 में प्रकाशित कृष्ण बलदेव वैद्य का नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का, अभी यहाँ पर निबंध संग्रह का क्रम लगाना है। तो त्रिशंकु यहाँ आगे का है जो 1945 में प्रकाशित हुआ है। रेती के फूल 1954 रामधारी सिंह दिनकर का है। शिरीष की याद आई 1995 विद्यानिवास मिश्र का है। आदि अंत और आरंभ 2001 निर्मल वर्मा का है। आदि अंत और आरंभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह सब कुछ है दलित आत्मकथा है जो अपने अपने पिंजरे 1995 दो भागों में मोहनदास नेमिष राय की है। झूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मुर्दैया 2010 जो तुलसीदास की है। मुर्दैया यह तुलसीदास की आत्मकथा का प्रथम भाग है जो 2010 में प्रकाशित हुआ और मणिकर्णिका 2013 में प्रकाशित हुआ है। तुलसीराम की आत्मकथा दो भागों में है, एक का नाम है मुर्दैया और दूसरे का नाम है मणिकर्णिका। मुर्दैया जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है। सिकंजे का दर्द 2011 सुशीला टाकभूरी की यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार, मार्क्सवादी रचनाओं का यहाँ पर क्रम लगाना है। तो यहाँ पर रांगे राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मापदंड जो 1954 में प्रकाशित है। मुक्तिबोध का है कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में है। शिव कुमार मिश्र मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत यह 1973 में प्रकाशित है। और रामविलास शर्मा का भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा जो 1975 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए या सही क्रम लगाइए। तो यह है बिहारी, सबसे प्रथम आते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में होता है। मतीराम का जन्म 1617 में होता है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में और देव का जन्म 1673 में होता है। यानी यहाँ पर मतीराम, बिहारी, मतीराम, जसवंत सिंह, देव, यह जो है यह क्रम में सही है। अगला प्रश्न है, दो कथन दिए हुए हैं और उन दो कथनों में से पहचाना है। स्थापना और तर्क का कथन है। तो पहला स्थापना है, संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो है यह बिल्कुल गलत है, रस निष्पन्न नहीं होता है। तर्क क्या कहता है, भरत के रस सूत्रों के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तथ्यों में पुष्ट किया। यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, यह भी कथन के ही है। तो अगला कथन है, प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उनका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है जिसके कारण उसमें अहनशीलता का आ जाती है। यानी यहाँ पर तर्क जो है गलत है और स्थापना जो है वह सही है। नहीं, दोनों गलत है। अगला प्रश्न उसी प्रकार का है। तो वह है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल रूप है। समर्पण जो है वह सगुण भक्ति का मूल रूप है और भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा। तो इसका जो है इसका कथन यह सही है। यानी सगुण भक्ति में समर्पण रहता है, लेकिन भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है, यह गलत है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है, स्थापना और तर्क का है।
शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट सुझाव है। इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। इसमें जो है दोनों सही है। अगला प्रश्न है, दलित लेखक कथन है, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समानता का प्रस्ताव करता है। अगला कथन है, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से प्रभावित सर्वाधिक प्रभाव है। यानी यहाँ पर जो है वह कथन दो जो है वह गलत है, क्योंकि वह राम मनोहर लोहिया से नहीं है, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित है। तो यहाँ पर जो है सी यानी ये सत्य, पहला कथन सत्य है और दूसरा जो है गलत है। यह परिच्छेद या अनुच्छेद के जो प्रश्न है वह हम छोड़ देंगे और अगले प्रश्न पत्र की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होता है, दिसंबर 2019 में हुआ है वह, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती? तो यह वापसी कहानी का प्रश्न है। अब इसी वापसी कहानी के बारे में पढ़ते हैं। दी गई कहानियों में वापसी कहानी में वापसी कहानी में नौकरी के सिलसिले में जो गजाधर बाबू है जो वो घर से बाहर रहते हैं और बहुत दिनों तक बाहर रहती है, इसलिए उसे परिवार के ढांचे से बाहर कर देता है। वापसी कहानी जो है वह उषा प्रियवदा की कहानी है और उषा प्रियवदा यहाँ जो है विदेशी साहित्यकारों में से आती है। चीप की दावत कहानी भीष्म साहनी की है जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है, द्वारा लिखित कहानी है। इसका मुख्य पात्र यानी चिप की दावत कहानी का मुख्य पात्र श्यामनाथ है। श्यामनाथ की माँ है चिप और श्यामनाथ की पत्नी है। रिश्ते की अवहेलना करके तरक्की पाना चाहता है भीष्म साहनी इसी कहानी के माध्यम से ऐसी मानसिकता पर करारा चोट करते हैं। यानी यह वृद्ध विमर्श पर भी प्रकाश डालने वाली कहानी है चिप की दावत। अभी जो दोपहर का भोजन, यह काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है। यह अमरकांत की कहानी है और बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। यह सुमिलित कीजिए प्रश्नों में। तो दोपहर का भोजन वह अमरकांत की कहानी है। यह इसके दोपहर का भोजन कहानी का जो पात्र है वह है सिद्धेश्वरी। इस कहानी का महिला पात्र है। सिद्धेश्वरी जो महिला पात्र है, इस कहानी के माध्यम से एक भारतीय नारी द्वारा अपने पति एवं पुत्रों के लिए नित्य प्रति त्याग एवं संघर्ष को व्यक्त किया गया है, जिसकी गणना कहीं भी नहीं की जाती। बूढ़ी काकी जो प्रेमचंद की कहानी है, इसके पात्र यानी बूढ़ी काकी कहानी के पात्र जो है, इसमें है बुजुर्गों के प्रति उदासीनता की भावना को तगड़े कथ्य कल्पना किया गया है। किसमें? बूढ़ी काकी कहानी में। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण है? तो यहाँ पर जो है वह रियासत का दीवान और उसके बाद जो है शतरंज की खिलाड़ी, इन दो कहानियों में यहाँ पर जो राजाओं का चित्रण, राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण आया हुआ है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ है। तो द्विवेदी युगीन कविताओं की मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन सी है? तो यहाँ पर समाज सुधारक और इतिवृत्तात्मकता, यह दो जो है द्विवेदी युग की कविताओं की प्रवृत्ति एवं विशेषताएँ हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। इति प्रवर्तात्मक द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहाँ है नाम से अभिहित किया है। यानी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और इसकी समयावधि यानी डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग की समयावधि 1900 से लेकर 1918 तक मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा नाम से पुकारा और द्वितीय उत्थान काल में द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। इसकी समयावधि यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो द्विवेदी युग की समयावधि रखी है वह है 1893 से 1918 तक रखी है।
और नगेंद्र ने 1918 तक मानी है। इस युग का नाम जो है महाप्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है बिंब के अनिवार्य तत्व है। तो बिंब के अनिवार्य तत्व यहाँ पर कौन से है? तो बिंब के अनिवार्य तत्व कल्पना और विवरणात्मकता, यह दो बिंब के तत्व हैं। अगला प्रश्न है अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? तो यहाँ पर क्रोचे ने सहानुभूति का सहारा लिया है। आचार्य क्रोचे ने अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए सहानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक, यानी क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद का प्रवर्तन किया, अभिव्यंजनावाद को स्थापित किया। इन्होंने यानी क्रोचे ने इथेंटिक्स नामक ग्रंथ इतावली भाषा में लिखा है। यानी क्रोचे का ग्रंथ कौन सा है? इथेटिक्स, यह इतावली भाषा में लिखा है। यह दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का वर्णन है और सैद्धांतिक विवेचन है, तो द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास रचा गया है। तो अगला प्रश्न है प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही क्रम। तो यहाँ पर निबंधों को सम्मिलित करना है। श्रृंखला की कड़िया महादेवी वर्मा का है, 1942 में प्रकाशित। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1948 में प्रकाशित हुआ है। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का है, 1952 में प्रकाशित हुआ है। शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का है, 1995 में प्रकाशित है। तो श्रृंखला की कड़िया, अशोक के फूल, अर्धनारीश्वर और शिरीष की याद आई, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर स्थापना और तर्क का है। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। यानी दलित चिंतन में या दलित साहित्य में दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क क्या कहता है? क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। यानी यहाँ पर तर्क जो है बिल्कुल सही है। और स्थापना जो है वह भी सही है। यानी वह दलितों को ही महात्मा गांधी ने हरिजन शब्दों से संबोधित किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी के यात्रा वृत्तांत है। तो हिंदी के यात्रा वृत्तांत यहाँ पर कौन से है? तो दो है, अरे यायावर रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। अरे यायावर रहेगा याद यहाँ आगे का है और आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का है। याद हो कि न याद हो, ये संस्मरण विधा काशीनाथ सिंह की है। अरे यायावर रहेगा याद यह यात्रा वर्णन आगे का है। आखिरी चट्टान तक यात्रा वर्णन मोहन राकेश का है। जिनकी याद हमेशा रहेगी, यह संस्मरण है जो अमृत राय का लिखा हुआ है। और निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य है। तो जयशंकर का यहाँ पर काव्य कौन कौन से है? तो यहाँ पर जो है उर्वशी और झरना, यह दो काव्य संकलन है। तितली उपन्यास है और इरावती भी उपन्यास ही है। अगला है निम्नलिखित में से गीति नाट्य। तो यहाँ पर गीति नाट्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो है गीति नाट्य अग्निलिख और उन्मुक्त, यह दो गीति नाट्य हैं। नैपथ्य राग भी नाटक है जो मीराकांत का है। त्रिशंकु भी नाटक ही है, त्रिशंकु निबंध है आगे का। अग्निलिख गीति नाट्य भारत भूषण अग्रवाल का है। उन्मुक्त भी गीति नाट्य है जो सियाराम शरण गुप्त का है। और नैपथ्य राग नाटक मीराकांत का है। त्रिशंकु निबंध आगे का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो काव्य पंक्तियों को मिलाना है। पंडिय सल सद बखानई देह ही बुद्ध बसंत न जानई, यह सरपा की पंक्ति है। 12 बरिस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियारी, यह जगनी की पंक्ति है। बंड कौशल तुअ राधे कीनल कनाई लोचन आधे, यह विद्यापति की है। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, यह रविदास की पंक्ति है।
रविदास को रविदास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में, यानी अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, यह कथन है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, यह कथन देखते हैं किसका है। तो यह कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का यह कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथन रामविलास शर्मा के हैं। तो यहाँ पर रामविलास शर्मा के कौन कौन से कथन हैं देखने हैं हमें। तो देखेंगे हम, साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, यह एक रामविलास शर्मा का कथन है। और दूसरा है, पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता, यह दो कथन रामविलास शर्मा के हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह और परिंदे, यह क्रम सही है। तो उसने कहा था यह 1915 में प्रकाशित चंद्रदल शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी हुई है। आकाशदीप यह जयशंकर प्रसाद की कहानी 1930 में प्रकाशित है। ईदगाह कहानी 1933 में प्रकाशित प्रेमचंद की कहानी है। और परिंदे जो है 1956 में, 1960 में है, यहाँ पर 56 दिया हुआ है लेकिन 1960 है इस कहानी, जो निर्मल वर्मा की कहानी है। अगला प्रश्न है, भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? तो भारत भारती के संबंध में यहाँ पर कौन कौन से कथन सही है देखते हैं। भारत भारती की रचना मुद्दे से मुद्दों जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है, यह बिल्कुल सही कथन है। और यहाँ पर गुप्ता जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे, यह दो कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो दलित जीवन पर कौन कौन से उपन्यास है? तो यहाँ पर धरती धन्ना अपना है, धरती धन्ना अपना जो जगदीश चंद्र का है। और उसके बाद जो है वह है यथा प्रस्तावित, यह दो उपन्यास दलित जीवन पर आधारित है। यहाँ पर धरती धन्ना अपना दलित जीवन पर जगदीश चंद्र का है। ठिंगरे की मंगनी यह नासिरा शर्मा का है। कट गुलाब यह मृदुला गर्ग का है। यथा प्रस्तावित दलित उपन्यास है, यह गिरिराज किशोर का है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। तो भीष्म साहनी के नाटकों में हनुष प्रथम है जो 1977 में प्रकाशित यह नाटक है। माधवी 1985, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगिरी 1999। कॉलरिज के अनुसार, अभी कॉलरिज के कथन दिए हुए यहाँ पर। कॉलरिज के अनुसार जो है वह है, कल्पना का कार्यत्री प्रतिभा है, यह कवि की सृजनात्मकता का, यानी कॉलरिज कहते हैं कल्पना कार्यत्री है और वह कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, यह कॉलरिज कहता है। और अगला है, कल्पना की मूल प्रकृति के अनितिरस्कृत है, यह दो कथन कॉलरिज के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल का निबंध जो है वह है साहित्य बोध और शिवत्व बोध, यह जो निबंध है यह निबंध रामचंद्र शुक्ल के नहीं है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता
निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य हेतु माना है। तो यह जो है मम्मट ने माना है कि जो मम्मट ने माना है जिस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि यानी जिस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्ति पर किए गए अभ्यास को काव्य हेतु कहा है, वह मम्मट की उक्ति है। अगला है हिंदी में प्रचलित सिफारस किस भाषा का शब्द है, यानी हिंदी में प्रचलित जो सिफारस शब्द है वह शब्द जो है किस भाषा का है, तो वह शब्द अरबी भाषा का है। यहाँ पर अन्य शब्द देखते हैं, हिंदी के शब्द देखते हैं पहले। हिंदी में आन, गोबर, घोड़ा, सुई, खीर, भात, यह जो है हिंदी के शब्द हैं। पारसी के शब्द कौन से हैं? कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता आदि, यानी ये पारसी के शब्द है। कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता, यह पारसी के शब्द है। अरबी के शब्द कौन से? तो वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफ़ा, यह जो शब्द है यह अरबी भाषा के शब्द हैं। वकील, अदालत, एहसास, गरीब और इस्तीफ़ा। तुर्की शब्द कौन से हैं? तो चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, यह जो है उर्दू भी तुर्की शब्द है, याद रखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर जो कथन दिया हुआ है स्थापना और तर्क का। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रस स्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो यहाँ पर यह कथन जो है यह दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर भरत द्वारा निर्दिष्ट सांत्विक भावों का इनमें से कौन सा समूह सही है? तो भरत ने जो सांत्विक भाव बताए हैं उसमें कौन से सही क्रम में है? तो नैपुत्य, वैवर्ण्य, आश्रु, रोमांच और स्तंभ, यह जो क्रम सही है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो यह जो है शरद चंद्र की है। आवारा मसीहा यह 1974 में प्रकाशित कृति है और यह जो है शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है, यानी आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा हुआ है। अगला है निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। तो यहाँ पर जो है दंडी जो है 7वीं शताब्दी के है, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं। आनंदवर्धन 9वीं शती के मध्य भाग में आते हैं और कुंतक 10वीं तथा 11वीं शताब्दी के हैं। रुयक जो है वह 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आते हैं। अगला प्रश्न है प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? यानी प्लेटो कहता है कि प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? तो यह किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य लिखता है। कौन कहता है? यह प्लेटो कहता है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित का काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर सही अनुक्रम है आंसू, पल्लव, स्वप्न और साकेत। यहाँ पर देखते हैं यह किन किन की है। आंसू जो है वह 1925 में प्रकाशित रचना है। आंसू 1925 जो जयशंकर प्रसाद की है। पल्लव 1928 सुमित्रानंदन पंत की है। स्वप्न 1929 रामनरेश त्रिपाठी का है। साकेत 1914, यानी साकेत जो है 1914 है, यहाँ पर 1931 हुआ है। तो साकेत 1931 जो 1931 ही है साकेत, जो मैथिलीशरण गुप्त का है। ये साकेत का प्रकाशन गलत दिया है शायद। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों, यानी यहाँ पर कौन सा पात्र किस उपन्यास का है पहचानना है। तो यहाँ पर जो है तारा जो है, तारा झूठा सच की पात्रा तारा है। और यहाँ पर महाभोज का जो है सुकुल बाबू है। एक मिनट, झूठा सच की तारा है, यानी डी का 5 कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सिर्फ यहाँ पर नहीं है डी का 5। तो अगला देखते हैं
तमस। तमस का पात्र कौन सा है? तो रिचर्ड यह तमस का पात्र है। तो यहाँ पर ये का 3 कहाँ पर दिख रहा है? तो ये का 3 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ इस दोनों में नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो रिचर्ड जो है ये तमस का पात्र है। और महाभोज का पात्र कौन सा है? तो महाभोज का रंगनाथ है, नहीं, राग दरबारी का रंगनाथ है। तो यहाँ पर बी का 4 बराबर है रंगनाथ, और महाभोज का जो है वह है महाभोज का जो सुकुल बाबू। तो ऐसा यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तमस जो है 1973 में प्रकाशित है और इसका रिचर्ड पात्र भीष्म साहनी का है उपन्यास। राग दरबारी 1968 में प्रकाश श्रीलाल शुक्ल का है। महाभोज 1979 में प्रकाशित है और यह मनु भंडारी का है। झूठा सच का भाग 1 1958 और झूठा सच भाग 2 1960 में इसकी पात्र तारा है और यह यशपाल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो यहाँ पर सही अनुक्रम जो है वह है केशवदास जो 1955 के है, बिहारी 1959, भूषण 1613, सेनापति 1598। यानी यहाँ पर केशवदास 1555 के है, बिहारी 1559 के है, भूषण 1613 के है और सेनापति 1500 यहाँ पर गलत है। यानी यहाँ पर जो 16 भूषण जो है सेनापति के बाद में आने चाहिए, यानी जन्म काल के अनुसार बताया है ना। तो भूषण जो है वह यहाँ पर केशवदास, बिहारी, सेनापति और भूषण आने चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो यहाँ पर करेक्शन केशव, सेनापति, बिहारी और भूषण, यह क्रम सही है। इन्होंने ऊपर नीचे दिया है। सबसे प्रथम केशव आते हैं, केशवदास है, फिर सेनापति है और फिर जो है बिहारी और फिर भूषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर वो लेखक दिए हुए हैं और उनके आलोचनात्मक ग्रंथ दिए हैं। तो कामायनी एक विचार यह मुक्तिबोध का है, अधूरी साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन का है, इतिहास और आलोचना नामोर सिंह का है, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का है। अब ये गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है? गीत फरोश कविता में कवि क्या कहना चाहता है? जो वह भवानी प्रसाद मिश्र का यह है। तो इसमें कवि के सुनहरे अवसर बहुत है, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, यह कवि कहता है गीत फरोश में। गीत फरोश जो है वह 1953 में प्रकाशित है, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संग्रह है। इनके अन्य अभी भवानी प्रसाद मिश्र के अन्य काव्य संग्रह ही देखते हैं। चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, ईदम न ममम 1977, संप्रति 1982। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके संबंध लेखकों से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है मार्क्सवाद जो है वह एंगल्स का है, अस्तित्ववाद काप्स का है, मनोविश्लेषणवाद युंग का है और उत्तर आधुनिकता रोला बार्थ का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारी कविताओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। और यहाँ पर जो है सुमिलित करेंगे तो वीरों का कैसा हो बसंत, यह जो है सुमित्रा कुमारी चौहान का है। कैदी और कोकिला यह किसका है? तो कैदी और कोकिला यह जो है माखनलाल चतुर्वेदी का है। जवानी जो है वह है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। और हिमाद्री तुंग शुंग से सुब्रत भारती, स्वयं प्रभा समुच्चला पुकारती, जय माँ भारती, यह जो है जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन क्रमांक सी सही है। अगला प्रश्न है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह एक जो है मिश्र वाक्य है। अभी यहाँ पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं यह थोड़ा सा देखते हैं। सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे साधारण वाक्य सरल वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक ही क्रिया है, जैसे भोजन करने की एक ही क्रिया है और एक ही कर्ता है,
तो उस वाक्य को सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उद्देश्य और एक विधेय कहता है, यानी उद्देश्य और एक ही विधेय कहता है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसता है, तो यह सरल वाक्य में उदाहरण है। अभी मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उनके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी किसी साधारण वाक्य में या सरल वाक्य के साथ उसके साथ ही दूसरा एक कोई अंगी वाक्य या दूसरे उसके अंतर्गत कोई एक अन्य वाक्य जुड़ा हो, तो उसको मिश्र वाक्य कहते हैं। इस वाक्य के प्रकार के वाक्य में एक प्रधान वाक्य रहता है, शेष वाक्यांश जिन्हें आश्रित उन वाक्य कहते हैं, दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित है। ऐसे वाक्य का आरंभ की ताकि जिसमें जो जितना जो ही जो चूंकि क्योंकि यद्यपि शब्द आते हैं, यानी ऐसे शब्दों से जोड़ा जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखा जाए तो उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा कि मैं अभी जाने वाला हूँ। इस प्रकार के वाक्य। अभी संयुक्त वाक्य किस प्रकार के है देखते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन अवयवों द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, यह संयुक्त वाक्य हुआ है। अगला यहाँ पर स्थापना और तर्क का प्रश्न है। स्थापना क्या है? भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व दिखाई देता है, तो यह बिल्कुल सही है। तर्क क्या कहता है? क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार है। तो शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, वह देखते हैं। एक मिनट। तो शास्त्रानुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार जो है वह है बिंदु और बीज। यह दो शास्त्र अर्थ प्रकृति के दो प्रकार है। अभी अर्थ प्रकृति के कितने प्रकार होते हैं वह भी हम थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर अर्थ प्रवृत्तियाँ ये कथा वस्तु के अंग होते हैं, यानी अर्थ प्रकृतियाँ जो है वह कथा वस्तु के अंग है, उसे वस्तु को कार्य की ओर अग्रसित करते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, यानी अर्थ प्रकृति के 5 भेद होते हैं, 5 भेद बताए जाते हैं। उस 5 भेदों में बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य यह आते हैं। अभी यहाँ पर निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करेंगे हम। तो पहला जो है हद से जो है वह किसका है? तो हद से रमणिका गुप्ता का है। उसके बाद मुड़ कर देखता हूँ यह किसका है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो हमने हद से किसका है? रमणिका गुप्ता का। तो ये का 5 यहाँ पर है, यह 2 कट कर दीजिए। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो यही उत्तर हो सकता है। ऐसा परीक्षा में ट्रिक लगा सकते। तो मुड़ कर देखता हूँ ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। शिकंजे का दर्द यह जो है सुशीला टगभोरे का है। और झूठन जो है यह झूठन जो है वह है झूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। मुड़ कर देखता हूँ यह राजेंद्र यादव का है, जो मनु भंडारी के पति। अगला प्रश्न है, पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उपयुक्त पंक्ति में कबीर क्या कहना चाहते हैं? अभी यहाँ पर कबीर क्या कहना चाहते हैं वहाँ देखते हैं। कबीर कहना चाहते हैं, लोग और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर हूँ, और सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। यह 2 बातें कबीर इस कथन के द्वारा कहना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो यहाँ पर मगही जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। मगही बिहारी हिंदी की बोली, यानी मगही जो है बिहारी हिंदी की बोली है, वह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अभी बिहारी हिंदी की बोली मगही, मैथिली, भोजपुरी के अंतर्गत आने वाली एक बोली है, जबकि कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज यानी कन्नौजी, बुंदेली तथा ब्रज यह जो है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके लिए रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर जो है कौन परी यह बानी आरी, नीत नीर भरी गगरी डरकावे, यह जो है प्रताप शाही का है। गुलगुली गुल में गलीचा है गुनी, जन है चांदनी, चिकन है चिरागनी, चिरागन की माला, यह पद्माकर का है। सेवक सिपहिया हम उन राजपूतन के, दान तुझ दुरिये नेकू में मुड़के, तो यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है यह पंक्ति होगी यह पंक्ति ठाकुर की है। और अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, यह जो है देव की है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, कीने हूँ कोरिक जतन, अब कही काहे काहे काढ़े नैनो, जो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनो। इस दोहे में इस दोहे के संबंध में सही क्या है? तो इस दोहे के संबंध में सही क्या है देखते हैं। तो इसके संबंध में जो है वह है जिसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित दिखाई देता है, और नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल मिल गया है। अगला प्रश्न है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? यानी शब्द की जिस शक्ति से शब्द के जिस शक्ति के सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, उस शब्द शक्ति को क्या कहता है? तो उसको अभिधा कहते हैं। शब्द शक्ति, अभिधा, लक्षण और व्यंजना, यह 3 शब्द शक्तियाँ होती है। अस्मितामूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने सर्वाधिक संवर्धित किया है? तो हंस पत्रिका ने अस्मितामूलक विमर्श को संवर्धित किया है। हंस के ने संवर्धित किया है। हंस जो है दिल्ली के अक्षर प्रकाशन से प्रकाशित होने वाली 1986 से 2013 तक प्रकाशित हुई है, और इसके संपादक जो है वह राजेंद्र यादव थे, और प्रेमचंद भी इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है, कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है? कवि कर्म और काव्य भाषा यह किसकी कृति है? आलोचनात्मक कृति है। तो यह कृति जो है परमानंद श्रीवास्तव की है। यहाँ पर देखते हैं, कवि कर्म और भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा करती है। अन्य आलोचक यानी उसकी परमानंद श्रीवास्तव की अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1965, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थात 1999। अभी यहाँ पर अन्य लेखक और उसकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। मलयज की जो आलोचनात्मक कृति है, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, यह है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ की आलोचना,
आधुनिक कविता की यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पथ और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, यह रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। प्रभाकर क्षत्रिय का कविता की तीसरी आंख, संवाद रचना का, कविता की तीसरी आंख संवाद, संवाद रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। अगला प्रश्न है, उत्तरकांड के कलियुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या लिखा है, यानी तुलसीदास ने उत्तरकांड के बारे में कलियुग में क्या क्या लिखा है देखते हैं। तो यहाँ पर आचरणहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, यानी जो आचरणहीन है, वेद विरोधी है, वही लोग सन्यासी और ज्ञानी कहलाएंगे, ये एक बात कही थी। दूसरी है, पत्नी के मर जाने पर घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही सन्यास ग्रहण करेंगे, यह तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तराकांड में कहा है। अगला प्रश्न है, अभी उत्तर रामचरितमानस में जो कांड है वह 7 कांड है, उस 7 कांडों का थोड़ा से नाम देखते हैं। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है आरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठवां है लंका कांड और सातवां है उत्तराकांड। अगला प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। यह जो है चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन चाणक्य का है। अभी चंद्रगुप्त नाटक के अन्य पात्र भी यहाँ पर है। तो चंद्रगुप्त नाटक के अन्य पात्र सज्जन, कल्याणी, नहीं, जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक जो है वह है सज्जन, कल्याणी, परिमय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यह जयशंकर प्रसाद के नाटक है। अगला प्रश्न है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, इन काव्य पंक्तियों का आशय है। तो इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर जो है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, ये एक है, और दूसरा जो है वह है पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, यानी सूरज का अस्त हो रहा था। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। तो यह पहला गिरमिटिया उपन्यास में हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। तो पहला गिरमिटिया उपन्यास में यह हुआ है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, गिरिराज किशोर का, यानी एक गिरिराज किशोर का उपन्यास है और महात्मा जीवन के आधार पर है पहला गिरमिटिया। जुगलबंदी, अभी जुगलबंदी जो है वह अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन करता है। कौन? जुगलबंदी उपन्यास। परिशिष्ट उपन्यास में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है परिशिष्ट उपन्यास में। तीसरी सत्ता उपन्यास जो है वह आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंधों में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन करने वाला उपन्यास तीसरी सत्ता है। अभी यहाँ पर अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियाँ रामविलास शर्मा की है। तो यहाँ पर अंधेरे में कविता की रामविलास शर्मा ने कौन कौन सी टिप्पणी की गई है। तो रामविलास शर्मा की टिप्पणी है, अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। अंधेरे में कविता यह गजानन माधव मुक्तिबोध की है। अगला प्रश्न है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या। विश्व में रमे हुए नहीं सभी कही हो क्या। तब मैं निश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुझ में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मधुसूदन गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में। तो यह साकेत काव्य ग्रंथ में कही हुई उक्ति है, पंक्ति है, जो उर्मिला द्वारा कही हुई है।
अभी मैथिलीशरण गुप्त के अन्य यहाँ पर काव्य संग्रह देखते हैं। पंचवटी, साकेत, पंचवटी, हनुष, हनुष का ही नाम है, विष्णुप्रिया गुप्त की रचनाएं हैं। अगला है भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषय पर है। अभी तमस उपन्यास जो है वह विभाजन की त्रासदी पर है। उसमें सांप्रदायिक सामाजिक नहीं, सांप्रदायिक विद्वेष दिखाया गया है, यानी सामाजिक नहीं आता यहाँ पर। विभाजन की त्रासदी है और सांप्रदायिक विद्वेष है। यह भीष्म साहनी का उपन्यास है। और इस भीष्म साहनी के अन्य उपन्यास जो है वह हैं झरोखा, कड़िया, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलुमा, नीलोफर, यह भी उनके उपन्यास है। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन कौन सा है। तो इसका प्रकाशन जो है 1977 है। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ। रामविलास शर्मा की